हेलो स्टूडेंट, हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सांद्रताओं के विषय में कुछ अध्ययन किया। हमारा चैप्टर केमिस्ट्री में चल रहा था सॉल्यूशन, उसका पार्ट 4 आज कंप्लीट करते हैं। सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इस बात को पढ़ा था कि मोलरता किसे कहते हैं और पार्ट पर मिलियन सांद्रता क्या होती है। मोलरता और पार्ट पर मिलियन सांद्रता को हम पढ़ चुके थे। इसके बाद अन्य भी कई सांद्रताएं आती हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। मोलरता सांद्रता को हम लोगों ने पढ़ा था। मैं थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूं कि मोलरता सांद्रता को किस प्रकार से पढ़ा गया था। तो मैं मोलरता के फॉर्मूले को लिखे देता हूं कि मोलरता कहते किसे हैं। मोलरता का फॉर्मूला था विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन। विलयन का आयतन लीटर में लिया गया था और इस प्रकार से मोलरता का फॉर्मूला बताया गया था। कह रहा था कि किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहा जाता है। तो मोलरता को हमने पढ़ा। हमने इस बात को भी पढ़ा कि अगर हमें मोलरता के बेसिस पर दो विलयनों की अलग अलग सांद्रताएं दी जाएं और अगर हम दोनों विलयनों को आपस में मिला देते हैं तो जो मिश्रण तैयार होता है उसकी सांद्रता को कैसे ज्ञात किया जा सकता है। अब मोलरता से रिलेटेड ही एक और सांद्रता आती है जिसका नाम है फॉर्मलता। फॉर्मलता को स्टडी नहीं करते हैं ज्यादा, क्योंकि जिस माध्यम से मोलरता निकाली जाती है बिल्कुल उसी प्रकार हम फॉर्मलता का को भी ज्ञात करते हैं। मोलरता और फॉर्मलता बस एक जगह थोड़ा सा डिफरेंस किया जा सकता है इन चीजों पर। मोलरता और फॉर्मलता में डिफरेंस ये है कि जब किसी सहसंयोजक यौगिक की सांद्रता निकाली जाती है, सहसंयोजक यौगिक वे यौगिक जो जल्दी से आयनों पर ब्रेक नहीं हो पाते हैं। अगर आप उन्हें जल में घोलते हो वो जल्दी से आयनों में ब्रेक नहीं होते हैं। अगर आयनों में ब्रेक भी होते हैं तो बहुत कम मात्रा में टूटते हैं। जैसे मैं क्या देखता हूं, मेरे पास एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। अगर मैं इस कंपाउंड को जल में घोलकर एक विलयन तैयार करता हूं तो मुझे मालूम है कि एसिटिक अम्ल 7 से 10% ही आयनों में टूटता है। अभी भी लगभग 90% एसिटिक एसिड आयन पे टूटता नहीं है, क्योंकि ये कंपाउंड ज्यादा आयनों पर नहीं टूटता है। इसकी सांद्रता को हम मोलरता के फॉर्म में निकालते हैं। लेकिन अगर इसी एसिटिक एसिड की जगह पर मुझे कोई ऐसा साल्ट दे दिया जाए जो लगभग कंप्लीटली आयनों में टूट सकता है अगर हम उसको जल में घोल दें। अगर मैं NaCl को जल में घोलता हूं यह लगभग कंप्लीटली आयनों में ब्रेक हो जाता है, पूर्ण रूप से आयनों में ब्रेक होता है। तो जब हम इसकी सांद्रता को निकालते हैं तो हम इसे मोलरता नहीं बल्कि फॉर्मलता के साथ लिखा जाता है। तो नॉर्मल मोलरता और फॉर्मलता इन दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, बशर्ते जो कंपाउंड आयनों में बहुत कम मात्रा में टूटते हैं या आयनों में टूटते ही नहीं, ऐसे यौगिकों के लिए सांद्रता को मोलरता पर ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन वे कंपाउंड जो आयनिक हैं और जल में घोलने पर या किसी दूसरे विलायक में घोलने पर लगभग कंप्लीटली आयनों में टूट जाते हैं, पूरी तरीके से आयनों में टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, ऐसी सिचुएशन पर हम उसकी सांद्रता को फॉर्मलता के टर्म्स में ज्ञात करते हैं। फॉर्मूला दोनों का सेम रहता है। हाँ, ध्यान देने वाली एक बात और थी कि अगर हम लोगों ने किसी भी विलयन के लिए मोलरता का मान निकाला है तो मोलरता में एक खासियत होती है कि इसके मात्रक को हम लोगों ने पढ़ रखा था। मोलरता का मात्रक होता था मोल प्रति लीटर। हाँ, इसके बाद और कुछ शब्द हैं जो मोलरता के टर्म्स में आया करते हैं। जैसे हमसे कह देता है, अगर कोई इसको मिटा देते हैं, मोलरता का मान कुछ विशेष पदों में भी दिया जाता है, जिसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर कभी हमको किसी भी विलयन की कहता है मोलरता m/2 है
इसका मतलब है इस विलयन को हम एक और नाम से जानते हैं, सेमी मोलर विलयन। सेमी मोलर विलयन, यानी किसी विलयन की सांद्रता या मोलरता m/10 है तो हम उसे देसी मोलर विलयन भी कहते हैं, मोलर विलयन भी कहते हैं। m/10 का अर्थ है अगर इस पदार्थ की सांद्रता 1/10 मोलरता निकलती है। अगर किसी विलयन की सांद्रता 1/10 मोलरता को आप ऐसे भी कह सकते हैं मोल पर लीटर निकलती है, तो ऐसे विलयनों को हम देसी मोलर विलयन कहते हैं। यदि किसी विलयन की सांद्रता या मोलरता का मान 1/10 आता है, हम उसे m/10 भी लिख सकते हैं और ऐसे विलयनों को देसी मोलर विलयन कहा जाता है। इसके बाद आता है कि यदि किसी विलयन की सांद्रता 1/100 आती है, 1/100 मोल पर लीटर, तो ऐसे विलयनों को हम m/100 के नाम से भी लिख सकते हैं और ऐसे विलयनों का नाम पढ़ा जाता है सेंटीमोलर विलयन। सेंटीमोलर विलयन। ठीक इसी प्रकार सांद्रता एक और आती है, मोलरता को एक प्रकार से और लिख के देता है शॉर्ट फॉर्म में 1/1000 m। इसका मतलब है विलयन की मोलरता है 1/1000 मोल पर लीटर। 1/1000 मोल पर लीटर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं m/1000। दूसरे शब्दों में इसको ऐसे भी पढ़ा जा सकता है कि विलयन की मोलरता m/1000 है, या कह सकते हैं कि विलयन की मोलरता 1/1000 मोल पर लीटर है। और ऐसे विलयनों को हम मिली मोलर विलयन कहते हैं, मिली मोलर विलयन। तो मोलरता को कुछ विशेष नामों से जानते हैं, कुछ विशेष सॉल्यूशन होते हैं जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे जानते हैं। ध्यान रखने वाली बात है, अगर सांद्रता 1/2 मोल प्रति लीटर है किसी विलयन की, तो उसके विलयन को हम सेमी मोलर विलयन भी कह सकते हैं। अगर किसी विलयन की मोलरता 1/10 मोल पर लीटर है तो हम उसे m/10 से भी लिख सकते हैं और ऐसे विलयन को कहते हैं देसी मोलर विलयन। इसके बाद यदि किसी विलयन की सांद्रता 1/100 मोल प्रति लीटर है, हम उसे m/100 से भी लिख सकते हैं और ऐसे विलयनों को कहा जाता है सेंटीमोलर विलयन। लास्ट में एक और बचता है कि यदि किसी विलयन की सांद्रता या मोलरता बहुत ही कम 1/1000 मोल प्रति लीटर आती है, तो हम उसे m/1000 भी लिख सकते हैं और ऐसे विलयनों को पढ़ा जाता है मिली मोलर विलयन। तो मोलरता में कुछ खास टर्म्स है जिसको हमने इस प्रकार से पढ़ लिया है। आप इन चीजों को ध्यान रखें कि जब भी कभी आपसे सेमी मोलर विलयन, देसी मोलर विलयन, सेंटीमोलर विलयन या मिली मोलर विलयन कहता है तो हम उसकी सांद्रता को कितना लिखेंगे। अब मोलरता के बाद जो आर्टिकल आया था फॉर्मलता। फॉर्मलता को हम लोगों ने देखा ही कि जो कंपाउंड जल में घुलने पर या विलायक में घुलकर कम मात्रा में अणु में टूटते हैं, ऐसे पदार्थों की सांद्रताओं को हम मोलरता में ज्ञात करते हैं। परंतु वे यौगिक जो प्योर आयनिक होते हैं, पूर्ण रूप से आयनों में टूटते हैं, ऐसे कंपाउंड की सांद्रता को हम मोलरता में ना लिखकर फॉर्मलता में लिखते हैं। तो हम फॉर्मलता को मोलरता के ही फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं, बशर्ते वो आयनिक कंपाउंड के लिए रिप्रेजेंट की जाती है और सहसंयोजक यौगिकों के लिए रिप्रेजेंट की जाती है मोलरता। अब इसके बाद हम एक नए प्रकार की सांद्रता को पढ़ेंगे। ये नए प्रकार की सांद्रता जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। हमारे रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला में लगभग जितने भी केमिकल होते हैं उसे नॉर्मलता के टर्म्स में ही रखा जाता है। तो मेरे लिए जो नेक्स्ट कंसंट्रेशन है, नई सांद्रता है, वो है नॉर्मलता। नॉर्मलता रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला में या आपके स्कूलों की प्रयोगशाला में जितने भी केमिकल लिखे होंगे वो सारे के सारे केमिकल कुछ कंसंट्रेटेड होते हैं, अधिक सांद्रता होती है जिनकी, कुछ तनु होते हैं जिनकी सांद्रता कम होती है, लेकिन उनकी सांद्रता को मोलरता में निकाला के रखा जाता है कि नॉर्मलता में निकाल के रखा जाता है कि ग्राम पर लीटर में निकालते हैं कि ppm में निकालते हैं। तो उसका आंसर ये है कि ज्यादातर जितने भी अपने यहाँ प्रयोगशाला में केमिकल्स मिलते हैं उन सभी केमिकल्स की सांद्रता को नॉर्मलता के रूप में रिप्रेजेंट करके रखा जाता है।
नॉर्मलता ही एक ऐसी गणना है जो हमारे यहाँ ज्यादातर केमिकल्स के लिए ही लागू होती है। तो अब बात आ जाती है कि नॉर्मलता किसे कहते हैं, नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या होता है। तो अब हम सबसे पहले काम करते हैं कि नॉर्मलता के फॉर्मूले को लिखते हैं। फॉर्मूले को लिखने का एक बड़ा आसान तरीका आपने इसके पहले भी देखा है। जब भी कभी विलेय की अमाउंट का नंबर आया है, विलेय की मात्रा का आया है नंबर, हमने उसको न्यूमरेटर पे लिखा है। जब भी विलेय का नंबर आया है या विलेय की मात्रा का नंबर आया है, हमने इसको डिनोमिनेटर पे लिखा है। तो आधी वैसे ही नॉर्मलता की मात्रा को निकालने के लिए हम विलेय की मात्रा को न्यूमरेटर पर और विलेय की मात्रा को लिखेंगे डिनोमिनेटर पर। तो नॉर्मलता के लिए फॉर्मूला होता है विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपॉन नीचे लिखते हैं विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, और ये आयतन होना चाहिए लीटर में। तो एक आसान सा फॉर्मूला है कि विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन। तो इस टर्म को तो आप सभी समझते होंगे कि विलयन का आयतन किसे कहते हैं, लेकिन एक नया शब्द आता है कि विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो मुझे विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ये एक ऐसा शब्द है जो मेरे लिए नया है। तो हम समझते हैं कि विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकाली जाती है। तो इसको हम यहां थोड़ा सा साइड पे लिखते हैं। विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को निकालने का एक फॉर्मूला होता है विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा अपॉन विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार। अब ये फॉर्मूला होता है विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को निकालने का। किसी भी पदार्थ के अगर ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालना है तो बड़ा आसान है। जिस भी पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को निकालने के लिए कहता है, हम उस पदार्थ की ग्राम में मात्रा लिखते हैं न्यूमरेटर पर और उसी पदार्थ के तुल्यांकी भार को लिखते हैं डिनोमिनेटर पर। अगर मैं ये फॉर्मूला इस नॉर्मलता के सूत्र पे अप्लाई कर लेता हूं तो नॉर्मलता का सूत्र थोड़ा सा अलग टाइप का हो जाता है। इसको चेक करते हैं क्या होता है नॉर्मलता का फॉर्मूला। तो नीचे विलयन के आयतन पे हमें कोई चेंज नहीं करना है। मैं नीचे लिखे देता हूं विलयन का आयतन, लेकिन मेरे लिए जो विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या दी थी, मैं उस विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों के स्थान पर हम लिखे देते हैं विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा और नीचे विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार। तो मैं लिखे देता हूं विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या की जगह पर ऊपर मुझको लिखना है विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा और उसको नीचे लिखना है वहां पर विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार, विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार। अगर मैं इन चीजों को देखता हूं तो नॉर्मलता का मेरे पास एक और फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाता है जिसमें आप विलयन के आयतन को अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। आपने विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को भी बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा है। अगर आपने किसी भी चीज को अभी नहीं पढ़ा है ढंग से तो विलेय पदार्थ के तुल्यांकी भार को, वैसे पिछली कक्षाओं पे विलेय पदार्थ के तुल्यांकी भार को निकालना बताया जाता है, लेकिन आज हम एक बार फिर से इस चीज को पढ़ते हैं कि विलेय पदार्थ के तुल्यांकी भार को लिखते कैसे हैं
और विलेय पदार्थ या किसी भी अन्य पदार्थ के तुल्यांकी भार को ज्ञात करने का तरीका क्या है, क्योंकि एक बार केमिकल का टाइप या केमिकल का प्रकार चेंज हो जाता है तो पदार्थ के तुल्यांकी भार को निकालने का मेथड भी चेंज हो जाता है। इसलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि नॉर्मलता के फॉर्मूले को सिंबल रेट में कैसे लिखें। नॉर्मलता के फॉर्मूले में अभी एक और चीज है कि आयतन लीटर पे दिया गया है, ये आयतन एमएल में दिया हो तो क्या करें। इसके बाद हम उस आर्टिकल को पढ़ते हैं कि विलेय पदार्थ या किसी अन्य पदार्थ के तुल्यांकी भार को कैसे ज्ञात किया जा सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको थोड़ा सा। सबसे पहले इसको सिंबल के रेट पे लिखते हैं, क्योंकि नॉर्मलता को अंग्रेजी में नॉर्मेलिटी बोलते हैं और इसे लिखते हैं एन से। अगर मैं आगे आ जाता हूं तो लिखा है विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, और विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को हम लोगों ने हमेशा W से लिख रखा है। विलेय पदार्थ के लिए ज्यादातर ग्राम में मात्रा को स्मॉल w से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, हालांकि आप इसे किसी भी सिंबल से लिख सकते हैं, कैपिटल W से भी लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को स्मॉल w से लिखता है। नीचे आता है विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार, क्योंकि तुल्यांकी भार को अंग्रेजी में इक्विवेलेंट वेट कहते हैं, हमने इसको ई से लिख रखा है। आगे साथ में विलयन के आयतन को V कहते हैं, और ये ध्यान रखने वाली बात है कि इस फॉर्मूले में V जो है वो लीटर में लिया जाना चाहिए था, तभी हम इसके फॉर्मूले को आसानी से पढ़ सकते हैं, इसे न्यूमेरिकल पे भी यूज कर सकते हैं। तो एक फॉर्मूला बनकर तैयार होता है N = W/E × V, जहां W विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा है, E उस पदार्थ का तुल्यांकी भार है, V विलयन द्वारा कैद किया गया आयतन है, जबकि N है उस विलयन की नॉर्मलता। अब हम इस फॉर्मूले को पढ़ चुके हैं, तो हम इसी फॉर्मूले को एक और काम करते हैं कि सबसे पहले लिख लेते हैं जैसे लीटर पे फॉर्मूला दिया गया। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जब विलयन का आयतन एमएल में दे देता है, अगर विलयन का आयतन एमएल में दे देता है तो मुझे ये पता करना है उस समय हम फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे। तो आपके लिए उस समय दो तरीके हैं। पहला तरीका कि आपको जो भी लीटर पे एमएल पर विलयन दिया जाए, मिलीलीटर पे दिया जाए, आप उसको लीटर पर चेंज करें 1000 से डिवाइड करते हो। एक बार एमएल का आयतन अगर लीटर में चेंज हो गया, आप किसी में से किसी फॉर्मूले को अप्लाई करके सांद्रता के सूत्र को लगा सकते हैं और उसका मान भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि हम लीटर पे चेंज नहीं करना चाहते, हम डायरेक्ट एमएल पे ही फॉर्मूले को लगा लें, तो फॉर्मूले पे कोई अलग नहीं है, बस जरा से चेंज होता है। उस चेंज को मैं यहां लिख लेता हूं। चेंज क्या है? आपको विलेय की मात्रा तो ग्राम में ही मिलेगी। विलेय पदार्थ की मात्रा तो ग्राम में ही मिलेगी आपको। विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में ही मिलेगी, और ऐसी सिचुएशन पर विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार भी आपको मिलेगा। विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार, लेकिन ध्यान देने वाली बात है जो विलयन का आयतन होगा अब वो लीटर में ना देकर हमको देता है एमएल में, लेकिन जब विलयन के आयतन को लीटर में ना देकर एमएल में देता है, हमको फॉर्मूले पर 1000 का गुना करना होता है, ताकि वो जो एमएल का आयतन है उसको लीटर में क्या किया जा सके, चेंज किया जा सके। अब हम फॉर्मूले को अगर हम तब भी अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे लिए विलयन का आयतन एमएल में दिया गया है। अब मैं फॉर्मूले के हिसाब से नॉर्मलता की परिभाषा पढ़ लेता हूं। तो नॉर्मलता की परिभाषा ऐसे पढ़ी जा सकती है, देखो मैं स्टार्ट कर देता हूं यहां से। कहता है किसी विलयन के 1 लीटर में, अब क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं है आप 1 का मल्टीपल कर सकते हो, मैं इसको ऐसे पढ़ता हूं किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहा जाता है। हाँ, एक ध्यान देने वाली और चीज है कि अगर विलयन का आयतन लीटर में दिया है तो 1 लीटर में, लेकिन मुझे यह भी पता है कि 1 लीटर विलयन में 1000 ml विलयन बनता है।
या 1000 ml विलयन होता है। इसलिए मैं दोनों चीजों को ले लेता हूं, लीटर में भी आयतन ले लेते हैं और ml में भी आयतन एक साथ ले लेते हैं। तो स्टार्ट कैसे करते हैं, किसी विलयन के 1 लीटर में या 1000 ml में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहा जाता है। बशर्ते ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर हमें ml में आयतन दिया है, उसके फॉर्मूले को सिंबल पर लिखना है, तो नॉर्मलता के फॉर्मूले को कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि ग्राम में मात्रा को कोई चेंज नहीं करना है, W लिखना है, विलेय पदार्थ के तुल्यांकी भार को E लिखना है, विलयन के आयतन को V लिखना है, बशर्ते ये आयतन ml में है। क्योंकि आयतन ml में है, मैं उसे लीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना कर देता हूं। अब एक और चीज आती है कि आपने आयतन जब ml पर था, आपने तो भी नॉर्मलता का मान निकालना सीख लिया। जब विलयन का आयतन लीटर में था तो भी आपने सांद्रता या नॉर्मलता को निकालना सीख लिया। लेकिन अब बात आती है कि नॉर्मलता का मात्रक क्या होता है। तो नॉर्मलता के मात्रक को आसानी से पढ़ा जा सकता है। मैं इस फॉर्मूले से नॉर्मलता के मात्रक को लिखा देता हूं। तो ग्राम में मात्रा W है ऊपर, ग्राम में मात्रा लिखता ही है कि विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, क्योंकि विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा है W, इसलिए ग्राम में मात्रा का मात्रक होता है ग्राम। अब आगे आता है तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार का मात्रक होता है तुल्यांक, और बेटा साथ में लिखा है V आयतन, और आयतन का मात्रक यहां यूज किया गया है लीटर। तो मेरे लिए नॉर्मलता का एक मात्रक है ग्राम प्रति तुल्यांक लीटर। तो अब मैं हम इस फॉर्मूले को आगे मिटा देते हैं, आप इसको नोट कर लेना। तो ये मेरे लिए हो गया नॉर्मलता। अब नॉर्मलता में एक और इंपॉर्टेंट चीज थी कि तुल्यांकी भार, क्योंकि हमने सारी चीजें तो पढ़ ली थी, मैंने अगर कोई चीज नहीं पढ़ी थी तो बस केवल तुल्यांकी भार। अगर मैं तुल्यांकी भार को निकालने की बात करता हूं तो अलग अलग केमिकल के लिए तुल्यांकी भार की गणना अलग अलग माध्यम से होती है। तुल्यांकी भार, अब मैं तुल्यांकी भार को एक एक टाइप के केमिकल के साथ अप्लाई करता जाता हूं, देखते हैं कि कैसे कैसे फॉर्मूला होता है तुल्यांकी भार का। तो मैं तुल्यांकी भार का सबसे पहले फॉर्मूला लिखने वाला हूं अम्ल के लिए। तो अगर मैं किसी अम्ल का तुल्यांकी भार निकालता हूं, किसी अम्ल का तुल्यांकी भार, तो बेटा अगर किसी अम्ल के लिए तुल्यांकी भार का मान ज्ञात किया जाता है तो अम्ल के लिए तुल्यांकी भार का फॉर्मूला होता है अम्ल का अनुभार, ये या फिर ये भी कहा जा सकता है अम्ल का सूत्रभार, क्योंकि अम्ल का सूत्रभार और अणुभार दोनों सेम होता है। नीचे होता है हाइड्रोजन आयनों की संख्या, क्योंकि तुल्यांकी भार को ई से रिप्रेजेंट करते थे। अम्ल के लिए तुल्यांकी भार का फॉर्मूला होता है अम्ल का अनुभार बटे हाइड्रोजन आयनों की संख्या। जैसे मेरे लिए कोई भी एसिड दे देता है, मेरे लिए मैं पहले चेक कर लेता हूं हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे देता है। अगर मुझसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए तुल्यांकी भार पूछता है तो कैपिटल ई का मतलब तुल्यांकी भार, HCl का मतलब है EHCl का मतलब है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का तुल्यांकी भार। बड़ा आसान सा तरीका है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अनुभार को हम लिखेंगे ऊपर और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के आयनों की संख्या को लिखा जाएगा नीचे। तो अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अनुभार को लिखता हूं तो हमें ये पता है हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 और क्लोरीन का परमाणु भार होता है 35.5। अब आता है हाइड्रोजन आयनों की संख्या। तो मुझे ये पता है कि जब मैं भी कभी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम जल में घोलते हैं
तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपने आयनों में टूटता है, हाइड्रोजन आयन बनाता है और साथ में निर्माण करता है क्लोराइड आयन का। अब मुझे ये चेक करना है कि हाइड्रोजन आयन कितना प्राप्त हुआ है। तो मैंने जब 1 मोल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को घोला है जल में, मुझे 1 मोल ही हाइड्रोजन आयन प्राप्त हुआ है और 1 मोल ही क्लोराइड आयन प्राप्त हुआ है। क्लोराइड आयन से हमारा कोई मतलब नहीं है, हमें ये देखना है कि हमारा हाइड्रोजन आयन कितने मोल है। क्योंकि हाइड्रोजन आयन 1 मोल है, हम इसे 1 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि नीचे लिखा भी था कि हाइड्रोजन आयनों की संख्या। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 36.5 प्राप्त होता है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का तुल्यांकी भार है। ज्यादातर अम्लों में मैंने इस बात को देखा है कि जो उनका अणुभार होता है अम्लों का, वही उन अम्लों का तुल्यांकी भार भी होता है। लेकिन कभी कभी ये सिचुएशन अलग अलग अम्लों के लिए चेंज भी हो जाती है। जैसे मैं बात करता हूं कि मेरे पास अगर H2SO4 एसिड दे देता है सल्फ्यूरिक अम्ल और कहता है सल्फ्यूरिक अम्ल का तुल्यांकी भार क्या होगा, तो सल्फ्यूरिक अम्ल के तुल्यांकी भार को उसी फॉर्मूले से निकालते हैं, EH2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का तुल्यांकी भार फॉर्मूला सेम रहेगा। आप न्यूमरेटर पर लिखने वाले हो अम्ल का अणुभार। अगर H2SO4 के अम्ल का अणुभार देखते हैं तो मुझे सभी परमाणुओं के भारों का बीजगणितीय योग ऊपर लिख देना है अर्थात अणुभार, और नीचे लिख देना है हाइड्रोजन आयनों की संख्या। अब हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार 1, 2 परमाणुओं का भार 2। अब आगे आता है सल्फर। सल्फर का परमाणु भार होता है 32 ग्राम प्रति मोल। आगे चलते हैं, ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16 ग्राम प्रति मोल। लेकिन एक ऑक्सीजन के परमाणु का भार 16 ग्राम प्रति मोल, यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या 4 है, अतः 4 परमाणुओं का भार अगर निकालेंगे तो 64 ग्राम प्रति मोल। अब आगे आता है नीचे कि हमको लिखना है हाइड्रोजन आयनों की संख्या। अगर मैं H2SO4 को हाइड्रोजन आयनों की संख्या लिखता हूं तो मुझे आसानी से पता, या हम सभी जानते हैं H2SO4 को जब भी जल में घोला जाता है, डिसॉल्व किया जाता है, तो H2SO4 2H+ आयन बनाता है और साथ में SO4 आयन का निर्माण करता है, सल्फेट आयन। अब क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयनों की संख्या 2 है, हाइड्रोजन आयनों की संख्या 2 होने के कारण हमें इसे 2 से डिवाइड करना होगा। आगे सॉल्व करेंगे इसको तो ऊपर का सम आता है 98/2। इससे मुझे पता क्या चलता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार तो 98 है, लेकिन जब मैं तुल्यांकी भार निकालता हूं डिवाइड करके, तो इसका डिवाइड करने पर तुल्यांकी भार आता है 49। इसका मतलब है कभी कभी ऐसे भी आपको केमिकल मिलेंगे जिनका अणुभार तो 98 है लेकिन उनका तुल्यांकी भार 49 है। तो हर जगह पर तुल्यांकी भार और अणुभार के मान आपस में बराबर नहीं आते हैं। तो इस प्रकार से हम किसी अम्ल के तुल्यांकी भार को आसानी से निकाल सकते हैं। मैं आगे चलता हूं, नेक्स्ट टाइप पे अगर देखते हैं, आ जाता है अम्ल के तुल्यांकी भार के बाद आ जाता है कि अगर कभी कभी आपको ऐसी भी सिचुएशन मिल सकती है जब आपको क्षार का तुल्यांकी भार निकालना होगा, तो क्षार के तुल्यांकी भार का भी फॉर्मूला तकरीबन सिमिलर टाइप में है। अम्ल का तुल्यांकी भार कहा गया था, आपने अम्ल का अणुभार लिखा। आज क्षार का तुल्यांकी भार कहता है, हम क्षार का अणुभार लिखेंगे। नीचे लिखा था अम्ल का तुल्यांकी भार निकालते समय हाइड्रोजन आयनों की संख्या, क्योंकि जब भी कभी अम्ल को जल में या किसी ध्रुवीय विलायक में घोला जाता है वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, इसलिए हाइड्रोजन आयनों की संख्या को नीचे लिखा गया। लेकिन जब मैं कभी क्षार की बात कर लेता हूं, उसे जल या किसी ध्रुवीय विलायक में घोला जाता है तो हाइड्रोक्सिल आयन प्राप्त होते हैं। तब हाइड्रोजन आयन प्राप्त नहीं होते, हाइड्रोक्सिल आयन प्राप्त होते हैं, क्योंकि क्षार हाइड्रोक्सिल आयन देता है, इसलिए हम हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या लिखेंगे। हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या, ये क्षार के लिए तुल्यांकी भार का फॉर्मूला हो गया। अब मैं इसके एग्जाम्पल बताता नहीं हूं क्योंकि हमने अम्ल पर इस एग्जाम्पल को बता रखा था, इसलिए क्षार पर आप एग्जाम्पल को अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद अगर मैं देखता हूं
तो मेरे लिए साल्ट का, जिसे हम लवण के नाम से भी जानते हैं, लवण का तुल्यांकी भार। अम्लों पर H+ आयन होता है, इसलिए H+ आयनों की संख्या से भाग दे दिया। क्षार पर देखा जाए हाइड्रोक्सिल आयन होता है, हाइड्रोक्सिल आयनों से भाग दे दिया, हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या से भाग दे दिया। लेकिन मैं जब लवण की बात कर लेता हूं तो लवण पर मुझे इस बात को पता है, लवण पर ना तो हाइड्रोजन आयन प्राप्त होता है ना ही हाइड्रोक्सिल आयन प्राप्त होता है। तो अब मुझे भाग किससे देना होगा, तो उसके लिए एक नया फॉर्मूला है। सबसे पहले ऊपर लगभग सिमिलर, लवण का अवभार नीचे आता है धनायनों या ऋणायनों की संख्या। धनायनों या ऋणायनों की संख्या। लेकिन ध्यान रखना है इस जगह पर आपको धनायनों या ऋणायनों की संख्या आप ले तो लोगे, लेकिन आपको केवल वही धनायन या ऋणायन लेने हैं जिनपे एक यूनिट पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज है। अगर किसी आयन पर 2 यूनिट निगेटिव चार्ज है उसको आपको नहीं लिखना है। या आप ऐसा भी चेंज कर सकते हो, थोड़ा सा चेक कर सकते हो, आयनों की संख्या ना लिखकर आयनों पर आवेश। आपको धनायनों या ऋणायनों पर उपस्थित आवेश की मात्रा को लिख लेना है। इसके बाद आता है एक अलग टाइप का केमिकल जिसके लिए तुल्यांकी भार को निकालना पड़ सकता है, तत्व का तुल्यांकी भार। तत्व के तुल्यांकी भार, इसको भी इसे लिखते हैं। अब मैं क्या सोचता हूं, तत्व के लिए तुल्यांकी भार का जब भी मान निकालना होगा, क्योंकि तत्व का अणुभार नहीं होता, आप अणुभार को नहीं लिख सकते, लेकिन हाँ मुझे ये पता है किसी भी तत्व का भार को परमाणु भार कहते हैं। तो मैं इसको यहां लिखूंगा तत्व का परमाणु भार बटे नीचे तत्व की संयोजकता। तत्व की संयोजकता, इस चीज को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि तत्व की संयोजकता कहते किसको है। आप जानते हो, आपको कोई भी एलिमेंट दिया जाए, सल्फर में सोडियम को ले लेता हूं, परमाणु क्रमांक 11 होता है। वैसे संयोजकता का अर्थ होता है संयोजन करने की क्षमता। कोई भी तत्व अपने चारों ओर जितने परमाणुओं के साथ जुड़ सकता है, जितने परमाणुओं के साथ संयोजन कर सकता है, इस क्षमता को कहते हैं संयोजकता। लेकिन अगर मुझे संयोजकता का मान निकालना है तो हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। अगर मैं सोडियम की संयोजकता निकालना चाहता हूं तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखते हैं। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,8,1। हम इस बात को जानते हैं कि हल्के तत्व अपनी बाहरी कक्षा पर 2 इलेक्ट्रॉनों को रखते हुए पूर्ण रूप से स्थायी हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं कुछ भारी तत्वों की बात कर लेता हूं तो हर एक भारी तत्व तभी स्थायी होता है जब उसकी आउटर मोस्ट शेल पर या बाहरी कक्षा पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो जाती है। तत्व जिनकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 नहीं है, वे तत्व अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉनों को बनाने का नेचर रखते हैं या बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, और वो तत्व अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए या तो कुछ इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं या कुछ इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेते हैं। अब मैं इसको देखता हूं, सोडियम बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये अपने अष्टक को या अपनी बाहरी कक्षा पे 8 इलेक्ट्रॉनों को कंप्लीट करना चाहे तो ये 2 काम कर सकता है, या तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, रिमूव कर सकता है आउटर मोस्ट शेल से, या तो 7 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर सकता है। क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागना आसान है और उसकी अपेक्षा 7 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर पाना बहुत कठिन है।
अतः सोडियम 7 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण नहीं करेगा बल्कि एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा, और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को त्यागता है इसकी आउटर मोस्ट शेल पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो जाएगी। क्योंकि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपने अष्टक को पूरा करता है या अपने आप को स्थायी बनाता है, इसलिए सोडियम की संयोजकता 1 होगी। लेकिन कभी ये चेंज भी हो जाता है कि मैंने मान लिया सल्फर, परमाणु क्रमांक 16 होता है, अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चेक करता हूं तो 2,8,6। अब ये भी अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन बनाना चाहता है ताकि स्वयं स्टेबल हो जाए। सल्फर अपने स्थायित्व को बढ़ाने के लिए 2 काम कर सकता है, या तो ये 6 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर सकता है या 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर सकता है। तो मैं इसको देखकर ये याद कर लेता हूं कि 6 इलेक्ट्रॉनों को त्यागना काफी कठिन कार्य है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट मैक्सिमम 2, 3 या बहुत ज्यादा वो 4 इलेक्ट्रॉनों को त्याग सकता है, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को त्याग भी नहीं सकता। तो सल्फर अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, स्थायित्व को बढ़ाने के लिए किसी अन्य परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा तो इसका स्थायित्व बढ़ जाएगा, क्योंकि यह 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके स्थायित्व को बढ़ा रहा है, अतः इसकी संयोजकता होने वाली है 2। ध्यान रखने वाली बात है, संयोजकता को ऋण या धन चिन्ह के साथ कभी नहीं लिखते। संयोजकता केवल इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या है जिसको ग्रहण करके या त्याग करके कोई भी तत्व अपने अष्टक को पूरा कर लेता है या अपने आप को स्थायी बना लेता है। एक और प्रकार का तुल्यांकी भार अपने यहां आता है, आयन का तुल्यांकी भार। आयन का तुल्यांकी भार। अब अगर आयन के तुल्यांकी भार को निकालने की बात कर लेता है, मैं एक आयन भार लिख देता हूं। एक आयन है सल्फेट आयन, SO4 डबल माइनस चार्ज। एक आयन है कार्बोनेट आयन, डबल माइनस चार्ज। एक आयन है क्लोराइड माइनस आयन। एक फॉस्फेट आयन PO4 ट्रिपल माइनस चार्ज। अब अगर इसके लिए तुल्यांकी भार का फॉर्मूला, इस टाइप के आयनों के लिए तुल्यांकी भार का फॉर्मूला पूछता है तो तुल्यांकी भार का फॉर्मूला बड़ा आसान है। जैसे हम लोगों ने देखा कि ये एक एटम नहीं बल्कि कई एटम्स का ग्रुप है। अगर एक एटम होता है तो हम परमाणु भार उस समय निकाल के दिखाते हैं, लेकिन इसमें एक से ज्यादा एटम है, अतः हम इसमें अणुभार का ही प्रयोग करेंगे। तो हम लिखेंगे क्या ऊपर, जो आयन दिया गया है उस आयन का अणुभार, क्योंकि जब मुझे अम्ल दिया गया मैंने अम्ल का अणुभार लिखा, जब मुझे क्षार दिया गया क्षार का अणुभार लिखा, जब लवण को दिया गया मैंने लवण का अणुभार लिखा। आज मुझे आयन मिल रहा है तो मैं सबसे पहले ऊपर आयन का अणुभार लिख देता हूं। तो यहां आगे लिखते हैं आयन का, चाहे आप अणुभार भी लिख सकते हैं या आप इसे सूत्रभार भी लिख सकते हैं। आयन का सूत्रभार या अणुभार भी लिखा जा सकता है। और नीचे आता है आयन पर उपस्थित आवेश की मात्रा। तो मैं देखता हूं इस पे आयन पर उपस्थित आवेश की मात्रा 2 है, इस पे भी आयन पर उपस्थित आवेश की मात्रा 2 है। क्लोराइड पर उपस्थित आयन पर आवेश की मात्रा 1 है, जबकि फॉस्फेट आयन पर उपस्थित आवेश की मात्रा 3 है। तो मुझे जिस भी आयन के लिए तुल्यांकी भार निकालना होगा हम उसके आवेश की मात्रा को डिनोमिनेटर पे लिखते हुए डिवाइड करेंगे और तुल्यांकी भार निकाल लेंगे। तो मैं यहां नीचे लिखता हूं आयन पर उपस्थित आवेश। तो अपने यहां इतने प्रकार के तुल्यांकी केमिकल्स के तुल्यांकी भार निकालने के लिए आया करते हैं। तो हमें लगभग सभी प्रकार के केमिकल्स के तुल्यांकी भारों को निकालना आना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल के टाइम पे किसी भी प्रकार के केमिकल का तुल्यांकी भार निकालना पड़ सकता है। तो ये हो गया तुल्यांकी भार के लिए चार्ट, आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। तुल्यांकी भार काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अभी इसी तुल्यांकी भार के बाद अभी नॉर्मलता पे ही एक आर्टिकल है, उसको और देखते हैं पहले कि नॉर्मलता में नेक्स्ट आर्टिकल क्या है। तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे पास तो 2 प्रकार के विलयन थे, जिनमें से एक की सांद्रता या मोलरता M1 थी और आयतन V1 था। दूसरा विलयन लिया गया जिसकी मोलरता M2 और आयतन V2 था।
फिर हमने उन दोनों विलयनों को आपस में मिक्स कर दिया, मिला दिया, एक मिश्रण तैयार हुआ, उसकी भी सांद्रता को निकालने का फॉर्मूला पड़ा। तो सेम वही प्रोसीजर यहां पर भी अप्लाई होता है कि अगर हमारे पास दो अलग अलग बर्तनों में या दो अलग अलग पात्रों में किसी केमिकल को घोलकर विलयन बनाया गया है, तो मैंने दो अलग अलग पात्र ले रखे हैं, उन दोनों पात्रों में किसी एक ही केमिकल को, किसी में केमिकल ज्यादा अमाउंट में, किसी में केमिकल कम अमाउंट में घोलकर विलयन तैयार किया गया है। और जब विलयन को तैयार किया गया, मैंने देखा कि पहले पात्र में विलयन का आयतन V1 लीटर है, और जो दूसरे पात्र पे विलयन तैयार हुआ है उसका आयतन V2 लीटर है। फिर मैंने दोनों की सांद्रताओं को चेक किया, मुझे पता चला कि उस केमिकल को पहले पात्र में घोलने पर सांद्रता का मान N1 और दूसरे पात्र में उस केमिकल को घोलने पर सांद्रता का मान N2 प्राप्त होता है। अब मुझे करना क्या है, मुझे इन दोनों केमिकल्स को, जिनमें से एक की सांद्रता N1 आयतन V1, दूसरे की सांद्रता N2 और आयतन V2 है, इन दोनों केमिकल को आपस में एक में ही मिला देना है और वो जो मिश्रण बनके तैयार होगा उसकी सांद्रता को ज्ञात करना है। तो हम इन दोनों केमिकल्स को एक अलग से पात्र में मिला देंगे और पात्र में मिलाने के बाद जो टोटल मिक्सचर बनके तैयार होगा उसकी सांद्रता पढ़ देना है। तो मैं इस बात को भी देखता हूं कि अगर पहला पदार्थ V1 आयतन रखता है और दूसरे पात्र में V2 आयतन है, अगर दोनों को आपस में मिला देते हो तो दोनों के मिश्रण का आयतन जो है वो दोनों आयतनों के योगफल के बराबर हो जाएगा। अर्थात अगर मैं मिश्रण का आयतन चेक करता हूं तो मिश्रण का आयतन मेरे लिए बनेगा V1 प्लस V2। अब बात आती है कि आयतन तो आपने निकाल लिया, इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर पहले पात्र में 2 लीटर विलयन भरा हुआ है और दूसरे पात्र में 3 लीटर विलयन को भरा गया है, तो दोनों के मिश्रण का जो आयतन होगा वो 2 और 3 के योगफल के बराबर होगा। 2 और 3 के योगफल का मतलब है पहले का अगर V1 है तो V1, दूसरे का V2 है तो V2, और दोनों को जोड़ देंगे योगफल के बराबर आयतन हो गया। लेकिन हाँ, N1 और N2 सांद्रताओं को के विलयनों को जब मिलाया गया तो जो नया मिक्सचर बनता है इसकी सांद्रता किसी को नहीं पता कितनी हो जाएगी। तो मैंने इसकी सांद्रता को मान रखा है कि इसकी सांद्रता हो गई N। तब हम लोगों ने कल एक फॉर्मूले को पढ़ा था, शक्ति के फॉर्मूले को, किसी विलयन की शक्ति को कैसे लिखते हैं। तो हम लोगों ने इस बात को भी पढ़ा था, विलयन की शक्ति को निकालते समय विलयन की सांद्रता का और विलयन के आयतन का आपस में गुणा कर देते हैं। विलयन की सांद्रता और उसके आयतन का गुणनफल ही विलयन की शक्ति कहलाता है। तो मैं क्या सोचता हूं कि फर्स्ट विलयन, पहले वाले विलयन की शक्ति और दूसरे वाले विलयन की शक्ति को अगर मैं जोड़ देता हूं तो मुझे काहे की शक्ति मिल जाएगी, मिश्रण की शक्ति। तो मैं अगर इसको लिखता हूं तो हम इस फॉर्मूले को देखो जनरेट कैसे करते हैं कि मिश्रण की सांद्रता को कैसे ज्ञात किया जाए। तो हम मिश्रण की शक्ति को लेंगे, मिश्रण की शक्ति, क्योंकि मिश्रण बना है दोनों विलयनों को मिलाकर, इसलिए हम इनकी दोनों की भी शक्ति को आपस में जोड़ देंगे। पहले विलयन की शक्ति दूसरे विलयन की शक्ति, दूसरे विलयन की शक्ति। मिश्रण की शक्ति को देखा जाए तो शक्ति का फॉर्मूला था सांद्रता इंटू आयतन। सांद्रता थी N मिश्रण की, आयतन था मिश्रण का V1 प्लस V2। फर्स्ट विलयन की अगर मैं शक्ति को देखता हूं तो फर्स्ट विलयन की शक्ति का मतलब है फर्स्ट विलयन की सांद्रता, और पहले वाले विलयन का आयतन, तो पहले वाले विलयन की सांद्रता N1 थी और उस पहले वाले विलयन का आयतन V1 था। आगे दूसरे विलयन की शक्ति को कैसे निकालेंगे, दूसरे वाले विलयन की सांद्रता N2 और दूसरे वाले विलयन का आयतन V2। क्योंकि मुझे मिश्रण की सांद्रता निकालनी है, हम सांद्रता को अपने पास रखेंगे नॉर्मलता को, आगे N1 V1 N2 V2, V1 प्लस V2 जो मल्टीप्लाई पे है उधर जाएगा डिवाइड पे हो जाएगा V1 प्लस V2। ये मेरे लिए फॉर्मूला आ गया।
ये फॉर्मूला तब अप्लाई करना है जब आपको एक ही केमिकल को दो जगह घोला गया हो। उनमें से पहली जगह घुले हुए केमिकल की सांद्रता N1 और आयतन V1 हो, और दूसरी जगह घुले हुए विलयन की सांद्रता N2 और आयतन V2। ऐसी सिचुएशन पे उन दोनों विलयनों को आपस में मिला देने पर जो मिश्रण बनकर तैयार होता है उसकी सांद्रता को ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो इस प्रकार से हम किसी मिश्रण की सांद्रता को निकाल सकते हैं। अगर यही इसी सिचुएशन पर 3 विलयन दे दिए जाएं तो फॉर्मूला भी आगे बढ़ जाएगा N1V1 N2V2 N3V3, नीचे आ जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। 4 अगर केमिकल्स को मिक्सर करके एक नया मिश्रण बना के तैयार किया जाए तो उसके लिए भी फॉर्मूला इसी पेज पर लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से हमारी नॉर्मलता सांद्रता कंप्लीट हो जाती है। नॉर्मलता की सांद्रता को ध्यान रखने की चीज है, इसमें हमें हर एक केमिकल के तुल्यांकी भार को ज्ञात करना आना चाहिए, क्योंकि जब तक हमें तुल्यांकी भार का ज्ञान नहीं है विलयन की नॉर्मलता को निकाल पाना बहुत कठिन है। अब विलयन की नॉर्मलता को निकालने के बाद आगे एक और सांद्रता आती है हमारे लिए, विलयन की मोललता। तो इस सांद्रता को और आज चेक करते हैं कि मोललता क्या होती है। मोललता के लिए फॉर्मूला जो है वो थोड़ा सा चेंज है। मोललता के लिए फॉर्मूला क्या है, न्यूमरेटर पर विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या अपॉन विलायक पदार्थ की मात्रा किलोग्राम में। तो ये थोड़ा सा फॉर्मूला अलग सा टाइप का है मोललता का। अभी तक जितने भी लगभग सांद्रताएं हमने ज्यादातर पढ़ी हैं उनमें नीचे विलयन का आयतन देता था, लेकिन मोललता एक ऐसी सांद्रता है जिसमें हमें विलयन का आयतन ना देकर विलायक पदार्थ की मात्रा देता है, और वो भी मात्रा किलोग्राम में देता है। अगर मैं इसी फॉर्मूले को और आगे लेके जाऊं तो फॉर्मूले को आगे इस प्रकार से ले जाया जा सकता है कि विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को निकालने का सूत्र आपको याद है। किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या का फॉर्मूला होता है उस पदार्थ की ग्राम में मात्रा अपॉन उस पदार्थ का अणुभार। अगर मैं यहां पर लिखता हूं विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या का फॉर्मूला, तो मुझे विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा ऊपर लिखनी होगी, विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा ऊपर लिखना होगा, और मुझे इसके नीचे लिखना होगा विलेय पदार्थ का अणुभार। विलेय पदार्थ का अणुभार। तो ये तो विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या का फॉर्मूला हो गया, और साथ में हमको भी एक और चीज लिखनी है, विलायक पदार्थ की मात्रा, वो भी किलोग्राम में। विलायक पदार्थ की मात्रा, और ये मात्रा रहने वाली है किलोग्राम। अगर मैं मोललता के फॉर्मूले को सिंबल पर लिखना चाहूं तो मोललता को लिख सकते हैं हम m डैश से, क्योंकि m से हमने लिख रखा था मोललता को, तो मोललता के फॉर्मूले को m डैश से लिखेंगे, और साथ में अगर आगे लिखते हैं विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, या पहले ऊपर वाले फॉर्मूले को सिंबल के रेट में लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं मोललता m डैश बराबर विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को m से लिखते हैं अपॉन विलायक पदार्थ की ग्राम में मात्रा। तो विलायक पदार्थ की ग्राम में मात्रा को हम लिख लेते, किलोग्राम में मात्रा को लिखते हैं कैपिटल W से, ये मात्रा किलोग्राम में रहने वाली है। इस फॉर्मूले को भी चेक करते हैं अगर, तो किसी भी विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को आपको पता है पहले से ही, अगर
विलेय पदार्थ की मात्रा है ग्राम में, तो हम उसे कैपिटल नहीं बल्कि स्मॉल w से लिखते हैं। नीचे लिखा है विलेय पदार्थ का अणुभार, अणुभार को m से लिखा जाता है इनटू विलायक की मात्रा किलोग्राम में है, हम इसको कैपिटल W से लिखेंगे और ये भी लिख देंगे कि ये मात्रा हमेशा किलोग्राम में यूज करनी है। लेकिन अगर कभी हमें विलायक पदार्थ की मात्रा ग्राम में दे देता है तो उस विलायक पदार्थ की ग्राम में दी हुई मात्रा को किलोग्राम में चेंज करने के लिए हम उसे 1000 से भाग दे देते हैं, या इस फॉर्मूले पर 1000 का गुणा। ग्राम में मात्रा को किलोग्राम में चेंज करना हो 1000 से भाग देना है, या इस फॉर्मूले को 1000 से गुणा करना है। तो n/w, अब अगर ये ग्राम में दिया है तो हमें यहां पर 1000 का गुणा रखना पड़ेगा। अब इस फॉर्मूले को अगर मैं लिखता हूं तो ग्राम में मात्रा को w, अणुभार को m, कैपिटल W को कैपिटल W, बशर्ते ये अब ग्राम में है, फॉर्मूले को हमें 1000 के साथ गुणा करना पड़ेगा। तो मोलरता के दो फॉर्मूले, एक मोलों की संख्या के पदों में और दूसरा तब जब पदार्थ की मात्रा ग्राम में दी हुई हो और आपको केमिकल्स का या उस विलेय पदार्थ का अणुभार ज्ञात करना हो। अगर इन फॉर्मूले से मैं अगर देखता हूं ऐसी सिचुएशन पे कि ऐसे फॉर्मूले से परिभाषा कैसी बनाई जाए, तो कुछ इस प्रकार से आप परिभाषा को पढ़ सकते हैं। क्योंकि विलायक पदार्थ की मात्रा किलोग्राम में 1 किलोग्राम थी, मैं यहाँ 1 लिख लेता हूँ और फार्मूला किसी प्रकार से पढ़ते हैं कि किसी विलायक पदार्थ के 1 किलोग्राम में, किसी विलायक पदार्थ के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहा जाता है। एक बात और, इसमें हमें यह भी पता है कि 1 किलोग्राम में ग्राम की संख्या 1000 होती है, तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं किसी विलायक पदार्थ के 1 किलोग्राम में या 1000 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहा जाता है। अब मोललता के फॉर्मूले को भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। जब मोलों की संख्या दी होगी ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, जब ग्राम में मात्रा और अणुभार दिया होगा हमें इस टाइप का फॉर्मूला लगाना होगा। अब एक मोललता के संबंध में बात समझ लेना और जरूरी है कि मोललता एक ऐसी प्रकार की सांद्रता है जो ताप पर निर्भर नहीं करती। मतलब आप अगर अन्य किसी सांद्रता को, जैसे ग्राम प्रति लीटर सांद्रता को, मोलरता को, नॉर्मलता को, फॉर्मलता को, अगर आप इन प्रकार की सांद्रताओं को निकालना है तो हम इस बात को जानते हैं कि इन सांद्रताओं के फॉर्मूले पर मुझे यहां नीचे की ओर विलयन का आयतन लिखा गया था, विलयन का आयतन लिखा गया था, क्योंकि किसी भी विलयन का टेम्परेचर बढ़ा देने पर विलयन का आयतन चेंज हो जाता है। इसलिए नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोलरता, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता ताप बढ़ाने पर बदल सकती है। लेकिन अगर मैं मोलरता की बात करता हूं तो मोलरता में मुझे आयतन कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि मोलरता के फॉर्मूले पर आयतन कहीं दिख ही नहीं रहा है। अतः टेम्परेचर बढ़ाने पर अगर आयतन में चेंज होता भी है तो हमें वो लेना नहीं है, हमें पदार्थ की मात्रा किलोग्राम में या ग्राम में लेनी है। और आप सभी इस बात को जानते हो, कोई भी पदार्थ हो अगर उसके टेम्परेचर को चेंज किया जाए तो पदार्थ के वजन पर या द्रव्यमान पर कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि वजन और द्रव्यमान पर कोई परिवर्तन नहीं होता तो मुझे द्रव्यमान तो ही दिया गया है मोलरता के फॉर्मूले पर। इसका मतलब मोलरता पर भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, अगर किसी विलयन के लिए सांद्रता को ज्ञात करते समय विलयन की नॉर्मलता दी गई है, मोलरता दी गई है, फॉर्मलता दी गई है, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता दी गई है, तो ऐसी सांद्रताओं को ताप बढ़ाने पर सांद्रता का मान बदल जाता है। लेकिन मोलरता के लिए आप टेम्परेचर का मान कोई मायने नहीं रखता, आप टेम्परेचर कम कर दो या ज्यादा, लेकिन मोलरता के मान में कोई चेंज होने वाला नहीं है। आज का आर्टिकल इतना ही रखते हैं हम लोग। धन्यवाद, अगले आर्टिकल पर मिलेंगे।